रणनीति ऐसी है, अभी तो हमने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर मार्च निकाली थी, अब हमारी माताएं बहनें भी सड़कों पर आवेंगी और पैदल मार्च करके दिल्ली में जाएंगे। संसद का घेराव करने की डेट बदल दी है, ऐसा ना समझे नरेंद्र मोदी सरकार हम संसद का घेराव नहीं करेंगे, संसद का घेराव भी करेंगे और मोदी जी को नीचे गिराने का भी। हमने तो बाबरी मस्जिद गेट दी थी, हम संसद ने तेरे लाल किले ने भी गेट देंगे। कदे नहीं सोचता हो संसद में बैठा, संसद में बैठने की जगह भी नहीं छोड़ांगे। अगर तीनों कृषि कानून वापिस नहीं ले, हिंदुस्तान के अंदर तेरे मुंह पर थप्पड़ मारने वाले, तेरी फोटो पर मुतने वाले जन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और तेरा इतिहास क्या होगा? एक वीपी सिंह जैसा इतिहास होगा और इंदिरा गांधी जैसा इतिहास होगा। कदे हमेशा पूछता हो ये जय तड़ा यू मोटी मुछाला भी ठहर क्या है? अरे मोटी मुछाला ने यूं पूछ ले, मेरी बात दूर जानी से इसके पास, इस मोटी मुछाला ने दोहरा बिठा कर पूछ ले कैमला में तेरा गल क्या था। इन गलों को हाल कर देंगे भाई, जमीन में और आसमान में भी मामनू का हमारी सीमा पर उड़ने नहीं देंगे। अमित शाह जानता सुन ले और मोदी सुन ले, कड़े भाषण देवे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनता में आकर देख तुझे पता लगता है। तेरी मुंह से दाढ़ी नहीं पड़वाए जाएंगे, लुगाइया पर पड़वाएंगे, मनस तो दूर जनानिया पर पड़वाए जाएंगे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। खटका टोल प्लाजा पे हाँ, और स्ट्रेंथ कई ज़्यादा की है। एक बार मैं कहूँगा कि ऊपर करके ने दिखा दे चूर दे दे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ खटका टोल प्लाजा पे। और हमारे साथ में एक युवा भाई हैं, बात कराएंगे। राम राम भाई। राम राम। अपना परिचय दे दो थोड़ा सा। मेरा नाम है दिनेश कौशिक एडवोकेट और मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और मैं 18 साल की उम्र में छात्र संगठन का डिस्ट्रिक्ट जींद का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और आज तक जितने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए हैं भारत देश में जी, चाहे वो रामदेव जी ने किया हो कांग्रेस के खिलाफ, या अन्ना हजारे जी ने किया हो, या केजरीवाल जी ने किया हो, या किरण बेदी जी ने, मैं वो शख्स हूँ जो गाँव का वर्चा से प्रत्येक आंदोलन में दिल्ली गया हूँ जी। और अब किसानों की भावनाओं को समझते हुए आज इनके साथ खड़ा हूँ। एक और है भाई साहब, आज आंदोलन बहुत जोर पकड़ गया, लेकिन 2 दिन पहला कहीं ना कहीं लोगों मन में न्यू था कि भाई आंदोलन खत्म हो गया है। इसका पाछा का खेल है वो आप मतलब किस नजरिया देखना लगे? उसको मैं इस नजरिए से देखूँ हूँ, बीजेपी पार्टी हर बार जाति पाति धर्म का नाम पे लोगों को बांट रही है और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल कर हिंदू 80% है देश में, हिंदुओं के वोट लेना चाहती है और हिंदुओं का भी कोई ख्याल नहीं करती है। ओवैसी के साथ इनकी सेटिंग है, ओवैसी इनको उल्टा बोलता है और ये ओवैसी को, और दोनों सेटिंग करे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और ओवैसी। और पिछली साल 2020 में इन्होंने 571 करोड़ का बजट मीडिया को दे दिया। क्या आज तक ऐसा हुआ कि मीडिया को 571 करोड़ का बजट दे दिया? जो आप जैसे छोटे मीडिया वाले इनको तनख्वाह क्यों नहीं देते ये लोग? बड़े मीडिया वालों की 25-25 लाख 50-50 लाख रुपए तनख्वाह है। क्या नरेंद्र मोदी जी को हमने इसीलिए चुना था? उसको इसलिए चुना था हमने कि ये गरीब है, चाय वाला बेचने वाला बता रहे अपने आप को, भाई गरीब की आवाज़ को सुनेगा, आवाम को सुनेगा, लेकिन ये गरीबों के साथ कुठाराघात कर रहा है। गरीबों को प्रति इसकी हमदर्दी नहीं है, ये पूंजीपति लोगों के साथ बैठ कर मैटिंग करता है। और 2000 गोदाम बड़े बड़े अनिल अंबानी जी ने, अडानी जी ने इस देश में बना दिए हैं। और जो ये किसान बिल लेके आया है, जो किसान फसल बेचेंगे वो खरीदेंगे, और जब किसान फसल बेच देंगे वो स्टॉक कर लेंगे, और उसके बाद जब मजदूर भाई खरीदेंगे 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40-50 रुपये किलो थैलियाँ में होगी, मजदूर भी मरेगा मारा और किसान भी मरेंगे मारे। मैं इस किसान मजदूर को इस देश को बर्बाद होना नहीं देना देखता चाह। तो इसमें आप न्यू देखो कि भाई यू न्यू तो था नहीं कि ऊँ बन गया जी। इसमें इनकी जो आपने बनाया भेज रखे नुमाइंदे, MLA लगा लो, MP लगा लो, इनकी कितनी भूमिका है किसान को बर्बाद करना में आज का दिन? जो ये MLA MP हमने बना के भेजे हैं, मोदी जी ने उनको बोला भाई मेरा दम पर आप जीत के आए, आपका कोई जनाधार नहीं था, मैंने जिसको टिकट दे दी वही जीत गया, चुप बैठो। और वो आवाज़ नहीं बुलंद कर रही जी किसानों की। अब हमारा उनको घेरने का प्लान है, जितने भी MP MLA बीजेपी के हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, और वो जाकर नरेंद्र मोदी जी को बात करेंगे हमारी। अब किसान आंदोलन एक बार ढीला पड़ गया था क्योंकि बीजेपी पार्टी ने एक चाल खेली, वहाँ पर गलत धर्म का झंडा इन्होंने फहरा दिया और उन्होंने वो खालिस्तान का झंडा बताया। वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, गुरु गोविंद सिंह जी का झंडा था, सिख धर्म का सबसे बड़ा झंडा था जिसने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, वो उस चीज़ का झंडा था। मैं इन भाइयों को बताना चाहता हूँ। एक और तो क्या रणनीति बनानी चाहिए? रणनीति किसानों की रणनीति ऐसी है, अभी तो हमने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर मार्च निकाली थी, अब हमारी माताएं बहनें भी सड़कों पर आवेंगी और पैदल मार्च करके दिल्ली में जाएंगे। संसद का घेराव करने की डेट बदल दी है, ऐसा ना समझे नरेंद्र मोदी सरकार हम संसद का घेराव नहीं करेंगे, संसद का घेराव भी करेंगे और मोदी जी को नीचे गिराने का भी काम करेंगे। हाँ जी, मेरा बेटा तो बोल ही रहा था। हाँ, ये नरेंद्र मोदी ये न समझे
हम बार बार कहते हैं, मैं पहले भी बोल चुका है कि यूट्यूब पे, हमने तो बाबरी मस्जिद गेट दी थी, हम संसद ने तेरे लाल किले ने भी गेट देंगे। कदे नहीं सोचता हो संसद में बैठा, संसद में बैठने की जगह भी नहीं छोड़ांगे। अगर तीनों कृषि कानून वापिस नहीं ले, हिंदुस्तान के अंदर तेरे मुंह पर थप्पड़ मारने वाले, तेरी फोटो पर मुत्तने वाले जन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और तेरा इतिहास क्या होगा? एक वीपी सिंह जैसा इतिहास होगा और इंदिरा गांधी जैसा इतिहास होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कोई इतना उल्टा सुल्टा काम नहीं किया। भारतीय जनता के अंदर जातिवाद, धर्मवाद फैलाए, उसने हमारे देश की अखंडता को बनाए रखा। लेकिन ये बीजेपी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी, ये तिकड़मबाज अमित शाह हमारे सारे भाईचारे को खराब करना चाहता है। इसकी एक एक बात हमारे दिलों और रहमान में समा चुकी है। इसके भीतर कुछ है, हम इसकी सुंडी तक जा चुके हैं। इसके भीतर क्या है? इसके भीतर नहीं कुछ भाइयों, इसके भीतर अजलात बना, ये जनता को मार सकता है। ये अमित शाह नहीं है, ये नादिर शाह की संतान हो सकता है। मुझे शंका है जिस प्रकार हिंदुस्तान के लोगों ने, इतिहासकारों ने, पीछे वंश प्रणाली जानने वाला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान घोषित कर दिया। मुझे शंका है ये अमित शाह भी हो सकता है, नादिर शाह का वंशज हो सकता है। मेरी मीडिया वालों से पुरजोर सुझाव है, इसकी वंश प्रणाली ढूंढ कर लाए। हो सकता है नादिर शाह से मिलता जुलता आदमी हो सकता है। मेरे देशवासियों, ये बहुत खतरनाक आदमी निकला। हमने भूल भलैये में जनता ने सोचा, ये मेरे बेटे ने बात कह दी है, हमने सोचा एक अच्छा है, गरीब आदमी ऊपर उठा है, गरीबों का काम करेगा। ये गरीबों का कतई नहीं भाई, यूँ गरीबा की लाश साहबा को पैर टेकनी आदमी उसका है। लेकिन हम गरीब हैं, हम किसान हैं, हम अपनी लाश बना लेंगे। लेकिन मोदी जी के तीनों कानून जब तक वापिस नहीं होंगे, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नहीं तो हम पंजाब का, हरियाणा का किसान वो किसान है, पीछे नहीं हटेगा भाई। ये गरीब भी नहीं है। कदे हम हिस्सा पूछता हो, ये जय तड़ है, यू मोटी मुच्छाड़ा भी ठहर क्या है। अरे मोटी मुच्छाड़ा ने यूँ पूछ ले, मेरी बात दूर जानी से इसके पास, इस मोटी मुच्छाड़ा ने दोहरा बिठा कर पूछ ले कैमला में तेरा गल क्या था। इन गल हाल कर देंगे भाई, जमीन में और आसमान में भी मामनू का हमारी सीमा पर उड़ने नहीं देंगे। अमित शाह जानता सुन ले और मोदी सुन ले, कड़े भाषण देवे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनता में आकर देख तुझे पता लगता है। तेरी मुंह से दाढ़ी नहीं पड़वाए जाएंगे, लुगाइयाँ पर पड़वाएंगे, मनुष्य तो दूर जनानियाँ पर पड़वाए जाएंगे। हमारे हरियाणा की लुगाई झांसी की रानी है और संसद मार्च करांगे और तेरी संसद में भी गेट देंगे, देखा बैठा का कड़ा तू। थैंक यू। वीडियो ना भाई ज़्यादा शेयर कर दे रहे हो बस साथ में। कल जो इजराइल की एम्बेसी पे हमला हुआ है ना, वो एक पुनर्नियोजित कार्य था अमित शाह के द्वारा। ये मतलब पहले से ही एक प्लानिंग के तहत, जिस तरह पुलवामा का हमला 40 व्यक्तियों को शहीद करवा दिया गया हमारे आर्मी वालों को, उसी तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए ये दोबारा से तरीका अपनाया गया है। सोचने की बात है, मतलब दिल्ली के अंदर इजराइल की एम्बेसी, इजराइल के पासपोर्ट पे लिखा होता है साफ साफ शब्दों में, यह पासपोर्ट पाकिस्तान के सिवा सभी वर्ल्ड के सारे देशों में वैलिड है। लेकिन पाकिस्तान के आदमी इस किसान आंदोलन में घुस गए, ये साबित करने के लिए इजराइल की एम्बेसी पे हमला किया गया था। और रही बात हमारे टिकैत साहब के आंसुओं के ऊपर, कुछ व्यक्ति जो अंधभक्त है वो ये कह रहे कि वो रोए थे, ये किए था। सपा पार्टी के समय की बात है, योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र से लेके और संसद तक रोते हुए गए थे। और वही बात याद करो, मतलब जिस तरह टिकैत साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनकी एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा इस सरकार से। भाई इन युवा साथियों पे, हाँ जी भाई बोलना है। नाम अपना ताऊ। मैं सतपाल करशिंदू खेड़ा से संबंध रखता हूँ। हमारे एक दया धर्म का मूल है, एक बड़ी पीड़ा है कि ये मोदी सरकार देश के अंदर, हमें पहले से भी कहते रहे हैं, देश के अंदर दो वर्ग बनाना चाहती है, उद्योगपति और मजदूर। जितने भी, मैं सबसे पूर्व इम्फेटिकली पूर्व जोर से कहता हूँ कि शहरों का
और जो अपने मजदूर हैं ये दास हो जाएंगे, क्योंकि सारा जो काम है वो तो कंपनी करेंगी। और चौधरी चरण सिंह ने 1959 में ये जो सहकारी खेती लागू कर दी थी नेहरू जी ने, चौधरी चरण सिंह इस्तीफा दे करके, उस टाइम समय की बात है, हम उनकी पूरी लिटरेचर पढ़ते हैं। उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, अमेरिका के अंदर लगती है, एन इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक दुस्वप्न। तो उन लोगों ने, चौधरी चरण सिंह जिन्होंने कितनी पूर्व से सोचा भाई ये रसिया और चाइना में फैलोगी खेती सहकारी, उन्होंने विरोध किया था, वो भी झुक गया था, बिल पास हो चुका था नेहरू के टाइम में। मैं सारा नेट पढ़ के, या उसकी मेरी किताबें हैं चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह ने बचाया था हमारा, या ये जनता है, हम शहरों से भी, मजदूर से ये दास बनाना चाहता है। अब तो सब स्वतंत्र है, रेडी वाला स्वतंत्र है, मजदूर स्वतंत्र है, मजदूरी करे या ना करे, शहर में भी ये स्वतंत्रता है। लेकिन मोदी सबको दास बनाना चाहता है। बड़ी कल हम पाला पहलवान डुमरखा था, हम बैठे थे, वो बार बार उसके बावजूद से रोआ था, और अपना हरियाणा का कबड्डी का बेस्ट प्लेयर रह लिया तो 72 साल का। ऐसी मास्टर धूप सिंह जी भी रो रहे थे, मतलब सारा देश रो रहा है। इसके अंदर दया नहीं है, दया धर्म का मूल है। रामा स्वामी ने किताब लिखी है, माई फर्स्ट एंड लास्ट ट्रूथ, माई फर्स्ट एंड लास्ट ट्रूथ, मेरी पहली और आखिरी सत्य है। कोई देश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मानवता सबसे बड़ी है। इस मोदी के अंदर कोई मानवता नहीं है। मैं इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए आपका धन्यवाद। लिव लॉन्ग इंडिया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई अनजाइन, वंदे मातरम।